फिर फायदा नहीं है। ओके, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा हम्म। है। हमारा कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था ना, लास्ट तक कंपनी। हम्म, असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड। ठीक है, ये हो गया था। ये हो गया था। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिफाइंड अकाउंट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा क्या आता है, इनकम आता है और एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं, राइट। तो इनकम में भी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ना, अलग अलग ग्रुपिंग कर देंगे, है ना। ग्रुपिंग किया हम्म। होगा आपको तो पता ही होगा फाइनेंस में। वैसे इनकम में भी हम लोग ने ग्रुपिंग करेंगे। बैलेंस शीट में आओगे तो बैलेंस शीट में भी जो भी हमारे लेजर हैं, तो वो लेजर के ग्रुपिंग करेंगे हम लोग, है ना। तो वो क्या हम्म। होता है कि बेसिकली हमें बहुत इजी हो जाता है कि सपोज अगर मुझे फिक्स एसेट का पूरे टोटल जानना है कि फिक्स एसेट का कितना है, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर कोई भी जो भी एक्सपेंसेस है उनका मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग करूंगा। तो वो इजी होता है कि सपोज अगर क्या इजी इसलिए हो जाता है कि अगर सपोज मुझे एक ग्रुप का मुझे सिर्फ जानना है कि कितना एक्सपेंसेस क्या क्या हो गया, तो वो इजीली मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंट ग्रुप। हम्म। ठीक है, तो एसएपी में आप जब अकाउंट ग्रुप आप बनाओगे तो उनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो उनका एक एसएपी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आपको ग्रुपिंग करना होगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग के साथ साथ आपको नंबर रेंजेस भी देने होंगे। मतलब सपोज देखो, ये दिख रहा है आपको, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी, वैट। ये सब किस में आ जाता है, ये मेरा सब करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं, ग्रुपिंग, है ना। तो हर एक ग्रुप में कितने आप, मतलब आप उसको नंबर रेंजेस दोगे। नंबर रेंजेस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। नंबर रेंजेस क्या होता है, नंबर रेंजेस बेसिकली आप सीक्वेंस दे सकते हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं। नंबर रेंजेस का मतलब जैसे कि एक ग्रुप में आप कितने सारे लेजर्स को हम लोग ऐसा नंबर रेंज दे देंगे कि पहले आपने लेजर बनाया तो उसका जो नंबर रेंज होगा 1 लाख, फिर दूसरा एक और आपने लेजर बनाया उसका होगा 1 लाख 1, फिर दूसरा एक और बनाया उसका होगा 1 लाख 2, या फिर 3 4 5 6 7, ऐसे जैसे जैसे बनाते जाओगे ऑटोमेटिकली ये आपको नंबर रेंजेस ऐसे आपको सीक्वेंस में देने होते हैं। ठीक है, तो जब तो भी आप 1 लाख से क्यों देना होता है? आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, आप ऐसा नहीं है कि 1 लाख से ही देना है। डिपेंड करता है कि आप कैसे दे रहे हो। जनरली कैसे हम लोग करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया। और ये जितने भी मतलब हम लोग
फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो एसएपी में, कि जो 1 सीरीज से दिख रहे हैं वो सारे मेरे लाइबिलिटी हो गए हैं, ठीक है। ये जो 2 सीरीज वाले हैं वो मेरे सारे एसेट हो गए हैं। ये जो 3 सीरीज वाले हैं वो मेरे इनकम हो गए, और ये जो 4 सीरीज वाले हैं वो मेरे एक्सपेंसेस हैं। तो ऐसे मैंने दे दिया है। तो अभी सपोज कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम या लाइबिलिटीज मैंने बना रहा हूँ, तो अगर वो 1 सीरीज से स्टार्ट हो रहा है तो इसी से समझ में आ जाएगा कि ये मेरा लाइबिलिटी है, वो बिजनेस के लिए एक ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे 1 लाख दे दिया, 1 लाख से लेके यहाँ पे ले लिया, सपोज मैं 1 लाख 110,000, और यहाँ पे दे दिया मैंने 99, ठीक है। ऐसे दे देता हूँ 99,999 जो भी है। फिर यहाँ पे वापस से नेक्स्ट नंबर स्टार्ट होएगा। मतलब आपको इजी के लिए मैंने यहाँ पे समझा के रखा है कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने नंबर रेंजेस दे दिया 1 लाख से लेके 1,99,000, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट नंबर रेंजेस चालू होएगा ना, वो ये 1,01,100 से चालू होएगा और 1,01,199 पे खत्म कर देंगे। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले आप ये समझ लो कि कैसे मैं नंबर रेंजेस दे रहा हूँ, एक दूसरे को कोलैप्स नहीं होना चाहिए। कि यहाँ पे 99 दे दिया, वापस से आपने 98 से स्टार्ट करोगे तो सिस्टम आपको एरर दे देगा कि ऑलरेडी आपने 99 तक तो यूज कर लिया, फिर वापस से क्यों दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर रेंजेस आपको वैसे ही देना है, जो यहाँ पे खत्म हो गया तो नेक्स्ट नंबर जो रेंज चालू होएगा वो यहाँ से चालू होगा, ठीक है। दूसरी बात, सपोज अगर मैंने दे दिया 1 लाख से लेके 1,99,000, तो मतलब ये शेयर कैपिटल के अंदर मैं 99 लेजर्स बना सकता हूँ। समझा आपको? मतलब जो पहला लेजर होगा, जैसे कि पहला लेजर मैंने बनाया इक्विटी, तो वो इक्विटी का नंबर क्या होगा? 1 लाख। समझा आपको? फिर वापस से मैंने बनाया प्रीफरेंस शेयर, तो प्रीफरेंस शेयर का जो नंबर होगा 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, 1,04,000, वैसे मैं 99 लेजर्स बना सकता हूँ शेयर कैपिटल के अंदर। तो ये पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ ये इसमें आपको, कितने बना हाँ सकते ये हैं, या बनाओगे। जैसे कि मतलब जैसे उन्होंने ग्रुपिंग के लिए दिया तो हम पहले उनको कॉन्फ़िगर करेंगे कि इसमें इनके लेजर, मतलब जो जिनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उनके 50 लेजर शेयर कैपिटल में बन जाएंगे, तो हम हम्म। उस हिसाब से नहीं इनको नहीं, नंबर देंगे कि 50 बनेंगे। 50 नहीं, ऐसा नहीं होता है। 50 नहीं, वो एक्चुअली जब मैं आपको ये अंडरस्टैंड हुआ ना कि ये फॉर्मेटिंग कैसा मैं दे रहा हूँ, सीक्वेंस कैसा दे रहा हूँ नंबर रेंज का, ये समझ में आ गया ना आपको? एक दूसरे को कोलैप्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो हम लोग रियल टाइम पे जब काम करते हैं ना, तो ऐसा 99 ही नहीं देते हो। 99 लेजर्स थोड़ी होते हैं कंपनी में, कितने कितने सारे होते हैं, ठीक है। तो जब नंबर रेंजेस आप दोगे ना, तो 1 लाख से लेके 1,999, ठीक है, ऐसा 1 लाख से लेके 1,9999, फिर वापस से जो दूसरा मैं बनाऊंगा लेजर, तो ये दोनों के बीच में थोड़ा गैप डाल दूंगा। मतलब सपोज अगर मेरे खत्म भी हो गए यहाँ पे, तो मेरे पास इतने नंबर रेंजेस एटलीस्ट बचे होने तो चाहिए ये कि, एस्टिमेटेड लेते हो ना, पूरा हाँ एक फिक्स नहीं एस्टिमेटेड होता था होता है, ना, मतलब हाँ एक एस्टिमेट एस्टिमेटेड। हो जाता है कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट के हिसाब से कि हाँ इतने तो बन जाएंगे, हाँ, और मतलब एक उससे हम थोड़े एस्टिमेट, ज्यादा ले लेते उससे ज्यादा ही लेते हैं और बीच में गैप भी छोड़ देते हैं कि सपोज वो उतना हैं। खत्म भी हो गया तो एटलीस्ट हमारा जो नंबर रेंज ये दोनों के बीच में, अभी सपोज 99 ले लिया, ठीक है, 99 तक खत्म हो गए मेरे। हम्म। फिर मैं डायरेक्टली 100 से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं 1,02,200 से स्टार्ट कर दूंगा। एटलीस्ट 100 बीच में गैप हो जाना चाहिए कि 100 अगर का सपोज ये खत्म गैप हो है। गए, हाँ, तो एटलीस्ट ये गैप की खत्म भी हो तो गए ये सब। एसएपी में ही होता है ना कि हमें नंबर रखने पड़ते हाँ हैं ये कि नंबर इतने रखना लेजर पड़ता है, एसएपी में तक। ही होता है ये डिसाइड हम ही करते हैं। हाँ, वो एक एस्टिमेटेड तो समझ में आ जाता है ना, अगर किसी का इम्प्लीमेंटेशन करता है हाँ तो चार्ट ऑफ अकाउंट एस्टिमेटेड, अगर के सपोज खत्म भी उसके हो गया, लेजर जैसे कि के आपने यूज से समझ गैप में आ जाता गैप अगर अगर सपोज मान लो कि गैप भी खत्म हो गया, आपने थोड़ा गैप रखे, वो भी खत्म हो गए लेजर्स बना बना के, तो आप क्या है। करोगे? तो आप वो टाइम पे फिर हम लोग एबैपर को कंसल्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि थोड़ा फीस सिस्टम को इन्हांस करो, वहां से अगर पॉसिबिलिटी है तो एबैपर करके देता है। अगर नहीं हो रहा है तो जो एसएपी कंपनी है ना, वहां पे टिकट रेस करना पड़ता है उनको कि देखो ऐसे ऐसे हो गई ये चीजें, और अभी हमारे पास बचा नहीं है नंबर इंचेस, तो क्या करें? तो उन लोग फिर वहां से आपको सजेस्ट करेंगे कि ठीक है, या फिर वही सिस्टम को कुछ इनहांस करके उन लोग चीजें कर देते हैं, उन लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। ठीक है।
तो ये जो फॉर्मेटिंग है पहले आप एक्सेल में बनाओगे, क्योंकि क्या होता है कि आपको ये एक्सेल यही यही उठा के आपको पेस्ट करना है। आपको ऐसा एक एक करके बनाते बैठोगे सिस्टम में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक्सेल में थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो एक्सेल में आप क्या करोगे, बनाओगे। अभी सेम मैं यही चीज मैं क्या करूंगा, एक्सेल में बना रहा हूँ। अब देखो अभी यहाँ पे कितने सारे, यहाँ पे पहले मैं चार्ट ऑफ अकाउंट, मतलब जितने भी मेरे ग्रुप हैं, अकाउंट ग्रुप, हर एक को मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट जो मैंने बनाया बनाया है टाटा TAT6, वो सबको मैं असाइन करूंगा। ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है ना सिर्फ जरूरी इतने है, ग्रुपिंग। हाँ नहीं जरूरी नहीं नहीं, है इतनी ग्रुपिंग। हाँ, और भी हो सकते हैं। और भी हो तो सकते वो हम डिसाइड करते हैं ग्रुपिंग्स, या वो भी उनकी तरफ हैं। से देखो अभी ये कल वाला ही क्वेश्चन पूछ रही हो फिर से, नहीं ये नहीं, हम कैसे वो डिसाइड तो करेंगे। लेजर का। ये सब अरे सब बिजनेस ही ग्रुपिंग तो करता है हम बाबा। डिसाइड नहीं कर सकते कि हम अगर नहीं डिसाइड मान लो कर सकते। उनका कोई एक्सपेंस का लेजर है, उन्होंने लेजर की लिस्ट दे दी हमें कि मान लो कि लेजर की कोई लिस्ट प्रोफेशनल देने से एक्सपेंस है। पहले ग्रुपिंग का प्रोफेशनल लिस्ट हम एक्सपेंस लोग उन्होंने, मांग के लेंगे। लेजर का लिस्ट देने से पहले हम लोग ग्रुपिंग का लिस्ट मांग के लेंगे, उसके बाद लेजर का ग्रुपिंग लेजर का मांगेंगे। लिस्ट हम थोड़ी देंगे, लेजर का लिस्ट तो वो हमें देंगे वही ना हम कि उनको मांगेंगे। कितने लेजर। हम जब मांगेंगे उनसे, लेजर का जब लिस्ट मांगेंगे उनसे, तो लेजर का लिस्ट मांगने से पहले ग्रुपिंग का लिस्ट मांगेंगे कि ये सारे लेजर्स हैं वो कौन कौन से ग्रुप में आने चाहिए, तो वो पहले आप ग्रुप दो, फिर उसके बाद लेजर देना। तो आप जब इम्प्लीमेंटेशन करते हो जैसे ये है, तो आप पहले क्लाइंट से बोलते हो कि अपनी ग्रुपिंग लिस्ट दो और फिर लेजर लिस्ट दो, हम्म। फिर हम उनको डायरेक्ट असाइन कर देते हैं क्लाइंट से नंबर मांगते पे। नहीं है एक्चुअली। बरखा क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मीटिंग रूम रहता है, हम्म। उसमें हम लोग क्लाइंट के साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये ग्रुपिंग आपको चाहिए, ये ग्रुपिंग निकाल दो क्या, ये ऐड होना चाहिए। तो आप भी थोड़ा अपनी तरफ से आपको इनपुट देना पड़ता है कि ये ग्रुपिंग डालने हैं क्या, मतलब एज अभी हम लोग भी तो फाइनेंस के बंदे हैं ना यार, हम लोग कोई थोड़ी टेक्निकल बंदे हैं। हम लोग भी तो बीकॉम करके CA करके आए हैं, तो हमको भी तो इतना आइडिया होना ही चाहिए कि क्या क्या ग्रुपिंग कौन कौन से है। तो क्लाइंट को हम लोग थोड़ा सजेशन भी दे सकते हैं कि ये ग्रुप है, आप ये ग्रुप एडिशनल बना लो, इसके लिए रिपोर्टिंग के लिए आपके लिए अच्छा होगा। राइट, तो ये सजेशन आपको अभी ये तो आपका नॉलेज डिपेंड करता है ना कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। इसमें CA के बंदे थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये सब चीजें बहुत अच्छे से और जो पता होती हैं। नॉन नॉन अकाउंट्स के बंदे हैं, उनको कैसे समझ आएगा ये? नॉन एसएपी अकाउंट्स के में ये बंदे ऐसे सिखाते नहीं है, फीको करेंगे, नहीं कर सकते। करने को कर अब सकते हैं कोई वैसे तो। एडमिन में है जैसे, तो वो फीको नहीं कर सकता। करने तो करेगा ना, बाद में उसको ही प्रॉब्लम होगी ना। उसको पता है कि क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, क्या होता है लेजर, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस के क्या लेजर होते हैं, वो उसको सब पता है। उसको पढ़ना पड़ेगा फिर अलग से। अब ये हम तो 12 से पढ़ते आ रहे हैं, 11 से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब वो बंदा है जो एडमिन का बंदा है, अब उसने ये सब नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ना पड़ेगा फिर, और क्या। अब ऐसे भी बंदे होते हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके फाइन फीको के कंसल्टेंट बन गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। अभी हमको अलग से वो पढ़ना पड़ेगा, उनको अलग से और वो इसको पढ़ना। अगर मुझे ग्रुपिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मैं कहाँ पढ़ सकती हूँ? एनी आइडिया? क्योंकि देखो, अकाउंट्स में जैसे एंड यूजर होता है ना, ऐसे ही अकाउंटेंट होता है। तो ग्रुपिंग ना ऊपर वाले लोग ही करते हैं, हम हाँ ये मेन ऊपर ध्यान वाले ही नहीं देते करते ना। हैं, हम नहीं, क्या हम भी तो ऊपर ही हैं, हम कहाँ से छोटे हैं। अरे मैं ये नहीं पूछ रही छोटे बड़े, एक्चुअली मतलब मैं ये ये जो बोल रही ग्रुपिंग हूँ कि करता है ना, जैसे ये अब मैं सुपर यूजर ही डायरेक्ट करता है। कंसल्टेंट लेवल पे जाऊंगी अगर ये मैं इंटरव्यू देती हूँ, तो ग्रुपिंग मुझे बहुत एक होता है ना कि बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं आता, तो वो मैं कहाँ पे पढ़ सकती हूँ कि वो देखो ग्रुपिंग किस कहीं से हिसाब वो से आपको गूगल पे आपको मिल जाएगा ग्रुपिंग। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रुपिंग वाइज ही आपको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट उठा लो कहीं का, किसी भी कंपनी का देख लो, वहां पे गूगल पे आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। ठीक है, वो हिसाब से आप पढ़ सकते हो। गूगल में तो दुनिया भर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा भी नहीं है ना कि आपको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, ये तो पता ही है उसमें कितने सारे ग्रुप आते हैं। अभी आप TY पकड़ लो, आपने तो अभी अभी ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने कितने मैंने सारे अभी नहीं फाइनेंशियल किया, स्टेटमेंट। 6 साल पहले किया। हाँ,
तो आपने कितने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए रहेंगे। अभी आप ही अपना बुक खोल के देख लो, उसमें कितने सारे ग्रुपिंग किए रहेंगे, एसेट्स में कितने ग्रुपिंग किए हुए हैं आपने। अगर वो भी नहीं है आपके पास बुक, तो आप गूगल कर लो, गूगल में दुनिया भर का मिल जाएगा उसमें। और बेसिकली ये आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो दे देंगे आपको। क्लाइंट के जो सुपर यूजर होते हैं ना, वो हायर लेवल पे जो सुपर यूजर होते हैं, जो फाइनेंस के जो हेड होते हैं मोस्टली, वही आपको ये ग्रुपिंग वगैरह देते हैं। आपको एंड यूजर आके नहीं आपको ये ग्रुपिंग देगा। आपको वो मतलब जो सीईओ के नीचे जो होते हैं, जो डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड, वही आपको कांटेक्ट करके आपको बताएंगे कि ये ग्रुप करो। ठीक है, तो उसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं आपसे एज अ डोमेन। एक डोमेन साइड से मैं नहीं, बोल रहा हूँ। बात वो नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। बात यह है कि मैंने अभी अकाउंट्स का वर्क किया है, तो मैंने एज एन, जैसे आपके एसएपी में एंड यूजर होता है ना, वैसे ही हमारे उसमें अकाउंट्स होता है। तो जो हम्म। ग्रुपिंग होती है ना, वो सब मतलब हायर वो लेवल के मैं नहीं बंदे। करती थी। हाँ, हाँ, वो वो आप ऊपर के एंड बंदे यूजर हो तो करते थे। आप थोड़ी तो करोगे वो। इतना मुझे उसमें ध्यान, मतलब उतना अच्छा मुझे ग्रुपिंग करना नहीं आता। तो एक्सपीरियंस इसमें के ऊपर, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे आपका एसएपी में भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बनेगा तभी, मतलब अभी आप एकदम उतने से तो नहीं दे देंगे ना एकदम ये सब काम। नहीं नहीं, एकदम से नहीं देंगे। एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो आपके साथ सीखेंगे ना रहेगा हम। हाँ। कोई ना कोई। यार कौन बंदा है यार, कौन कौन लॉन्ग करके रखे हैं? तो ये फॉर्मेट है, यहाँ पे देखो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट डाल दिया है, इसी को कॉपी करके हम लोग ऐसे में पेस्ट करेंगे। की कोड है OBD4, अकाउंट ग्रुप। यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। ठीक है, यही सेम फॉर्मेट है। चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, नेम, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दो तो ये पेस्ट होएगा। ठीक है, एट अ वन टाइम पोस्ट जो पेस्ट करोगे, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे ले लिया और ये जितने स्क्रीन दिख रहे हैं ना, यहीं तक पोस्ट होंगे। मतलब ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है, यहीं पे एक्सेल में देख लेते हैं ना, कितना है ये, 19 19 19, और ये है 20, मतलब एक साथ 20 ही पेस्ट होंगे। ठीक है, फिर उसको आपको वापस से पेज डाउन करना पड़ेगा, और पेज डाउन, ऐसा पेज डाउन करोगे नीचे आ जाओगे। ठीक है, तब जाके बाकी का कर पाओगे। ठीक है, तो नीचे आके बाकी का अच्छा, 20 कर देना, तो ठीक है। एक टाइम पे 20 ही एक पेस्ट साथ। होएगा। हाँ एक साथ ऐसा नहीं कि, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस से 20 पेस्ट होएगा, तो वो ऐसे होगा पूरा। पूरा नीचे तक नहीं जाएगा, पेस्ट करना रहेगा तो। तो कंट्रोल से कंट्रोल भी कर दिया बस आप। हाँ बस वही। ठीक है, और ये यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमने बनाया था वो ये हमने आपने अकाउंट कैसे ग्रुप। दिए हैं, 4 4 डिजिट के? हाँ, 4 4 डिजिट के कैसे दिए हैं? 4 डिजिट यहाँ पे दे दो ना कुछ भी, SCPL दे दिया, RSPL दे दिया, ऐसे नाम दे दो ना कुछ कुछ भी भी। कैसे, मतलब अभी ये ऐसे कुछ भी सिक्योर थोड़ी लोन दे है। सकते हो। अरे ओ, ये सिक्योर लोन है, मैंने इसको 4 डिजिट नाम दे दिया, SCLN। SC मतलब सिक्योर्ड, LN मतलब लोन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन है तो SCDN, से रिजर्व एंड सरप्लस है तो SSPL, ऐसा ऐसा अच्छा, नाम दे इसका सकते हो। क्या ठीक है, लेकिन इसका मोटिव क्या है? मतलब ये हम 4 डिजिट का नाम। हर एक हर एक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना। अभी 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 हमने सपोज ये ACDN दे दिया, ठीक है, और वो मेरा कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट पे है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, अब वही नाम से वापस से नहीं दे सकते हो आप नीचे। इट शुड बी यूनिक, जैसे आपने कंपनी कोड का दिया था ना, तो वैसे कंपनी कोड में क्या होता है, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक होता है, राइट।
4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होता है एंड इट शुड बी यूनिक। ठीक है, वैसे ही ये चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो भी आप अकाउंट ग्रुप दोगे इट शुड बी यूनिक। अभी यही नाम से मैं अगर यहाँ पे दे दूंगा तो वापस से एरर दे देगा। अभी सपोज मैंने यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट TAT6 दे दिया और वापस से DEPR डाल दिया तो वो वापस मेरे को एरर देगा कि ये नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपने बनाया हुआ है। समझा आपको? तो हर एक अकाउंट ग्रुप का एक यूनिक तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जरूरी होता नहीं है है। ना कि मैं आप आपके डिस्क्रिप्शन जैसे कुछ दूं, भी दे मैं सकते हो। अपने हिसाब से भी हाँ, दे आप सकती अपने हूँ। हिसाब से भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने अपने अपने हिसाब से मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम दिया, कंपनी कोड का नाम दिया, वैसे ही आप भी आप अपने नाम यहाँ पे अपने नाम से मतलब अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हो यहाँ पे। ओके। इसको सेव कर दो, एंटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका डिफाइन रिटर्न अर्निंग अकाउंट। अब ये रिटर्न अर्निंग अकाउंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा TY में। क्या होता है रिटर्न अर्निंग अकाउंट? पता नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते हो तो क्लोज करने के टाइम पे क्या होता है? क्लोजिंग मैं नहीं करने के टाइम पे करती जो हूँ क्लोज क्लोज। किए हुए, सपोज TY में आपने किए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करके बैलेंस शीट क्लोज करते हो ना, तो जब आप क्लोजिंग करते हो, हमारी कंपनी में सारे काम डिवाइडेड होते हैं, मैं बैलेंस शीट कंपनी क्लोज की नहीं बात नहीं करती। कर रहा हूँ मैं, आपने BCom किया है, BCom हो ना आप, कि क्या है वो, BBA क्या किया है आपने? हाँ, BCom। बीकॉम। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस आपने वहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस को जब क्लोज करते थे, ठीक है, और बैलेंस शीट को जब आप क्लोज करते तो उसमें एक रिटर्न अर्निंग अकाउंट आता था। छोड़ो, मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस आप क्लोज करते हो तो क्लोजिंग जो बैलेंस होता है वो आपका जाता है बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न अर्निंग अकाउंट। रिटर्न अर्निंग अकाउंट इज नथिंग बट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। मतलब जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैलेस क्लोज करोगे, ठीक है, तो जो भी आपको प्रॉफिट होएगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में लाइबिलिटी साइड में चला जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न अर्निंग अकाउंट। ठीक है, तो ये हमें अभी SAP में करना है कॉन्फ़िगरेशन इसका। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को एंड यूजर क्लोज करेगा तो ऑटोमेटिकली जो उसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाके खड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन उसका सेटिंग आपको करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, वो इसके थ्रू करते हैं। ये T कोड है OB53 और इसका ये पाथ है सेम इसके नीचे वाला ही है। ठीक है, रिटर्न अर्निंग अकाउंट, यहाँ पे आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट दे देना जो हमने बनाया था TAT6। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आप TAT6 में जाओगे तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिकली आ जाता है BIL। BIL का मतलब होता है कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो भी बैलेंस रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड होकर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, आपका लाइबिलिटी साइड में जाके खड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, अगर सपोज कंपनी को अगर प्रॉफिट होएगा तो वो प्रॉफिट, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने क्लोज किया, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो वो कौन से साइड में मेरे को मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा? लायबिलिटी साइड में आएगा। प्रॉफिट हो गया तो, और लॉस हो गया तो? एसेट साइड में, यहाँ पे क्यों? सेल्स। क्यों आप एसेट को, एसेट हमारा लॉस है, लॉस हमारा एसेट है नहीं। तो? मतलब सपोज प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने तो क्लोज किया। प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम्म, प्रॉफिट अगर होता है तो वो सेल्स के नीचे आता, लॉस अगर होता है तो वो सेल्स के नीचे आता है, जहाँ हम्म। पे करंट एसेट्स वगैरह आते हैं। और मतलब अगर बेसिकली आप कहना प्रॉफिट चाहते होता हो है। कि अगर मेरा इनकम ज्यादा है तो वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम से तो वो मेरा लॉस हो गया, राइट? हाँ। हाँ। तो अगर सपोज लॉस हो गया तो वो आप बैलेंस शीट के कौन से साइड में आप उसको ट्रांसफर, कौन से साइड में आप उसको दिखाओगे? अगर प्रॉफिट हो गया तो कौन से साइड में आप दिखाओगे और क्यों?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेना आप जाके अभी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट टाइप है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सिर्फ आप एक्स यहाँ पे डाल देना, ठीक है। यहाँ पे एक्स डालोगे, इसका मतलब ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब भी मैं क्लोजिंग करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ऑटोमेटिकली उसका जो बैलेंस है, या फिर चाहे वो प्रॉफिट होने दो प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर लॉस होने दो, ऑटोमेटिकली वो एसेट में चला जाएगा। ठीक है, अब वो प्रॉफिट किधर जाता है, लाइबिलिटी में जाता है कि एसेट्स में जाता है, लॉस किधर जाता है, लाइबिलिटी में जाता है कि एसेट में जाता है, वो एक बार मेरे को देख के आप पढ़ के मुझे कल बताना। ठीक है, यहाँ पे अभी अभी सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स डाल के 2 बार एंटर प्रेस करना है, क्योंकि आप एक बार एंटर प्रेस करोगे तो आपको ऐसा वार्निंग देगा कि आपने यहाँ पे लेजर डिफाइन नहीं किया है। अब हम लेजर तो अभी हम लोग वहां तक गए ही नहीं है, राइट। तो लेजर डिफाइन अभी फिलहाल इसको ब्लैंक ही रखेंगे, हम लोग बाद में जब लेजर बनाएंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट का, तो वो यहाँ पे असाइन कर देंगे। फिलहाल इसको ब्लैंक ही रखो। और ये जो येलो कलर का जो आता है ना, ये एक इंफॉर्मेशन है, मतलब सिस्टम आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने अकाउंट यहाँ पे, एरर नहीं है। ये येलो कलर में एरर कब आता है, जब रेड कलर में आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इसको डबल एंटर करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये सेव करोगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा ये। ये ठीक है, समझ नहीं आया, आपने सिर्फ एक्स मतलब कैरी फॉरवर्ड हुआ उतना बैलेंस एक्टिवेट किया और मैंने इसको, यहाँ पे एक्स का मतलब एक्टिवेट किया मैंने इसको। एक्स का मतलब मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, तो जो भी जब क्लोजिंग होगा ना, तो ये मेरा एक्टिवेटेड है, राइट। अगर ये एक्टिवेटेड नहीं रहेगा तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होगा मेरा बैलेंस शीट में। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा। गॉट इट? हेलो? जी। ये 4 स्टेप्स हैं जो चैप्टर 3 में थे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट टाइप, क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट टाइप इज यूज टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन व्हेन यूजर डज द पोस्टिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या होता है कि जब भी यूजर कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करता है, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये मेरा कस्टमर इनवॉइस है कि वेंडर इनवॉइस है कि मेरा लेजर का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, या फिर मेरा कोई एसेट पोस्टिंग है, एसेट से रिलेटेड, फिक्स एसेट रिलेटेड कोई पोस्टिंग है। ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, या फिर एंड यूजर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप 2 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होता है। ओके, 2 डिजिट क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप, यूजर और यू और एनीबडी वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन कि वो कौन से टाइप का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस लाइक कस्टमर इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस, या क्रेडिट मेमो, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, इट इज ऑलवेज 2 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक एंड इट इज एट हेडर लेवल। ठीक है, अब ये हेडर लेवल क्या होता है, मैं आपको जब एंड यूजर पे लेके जाऊंगा, देन आई विल टेल यू कि व्हाट इज अ हेडर लेवल। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे एक एक बात बताना रह गया था। जब भी आपने चार्ट ऑफ अकाउंट आपने बनाया था, ठीक है, जब भी आपने चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे बनाया था, ये एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या था हमारा, T86, राइट। T86 था। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये देखो, यहाँ पे मैंने लेंथ ऑफ द लेजर अकाउंट मैंने क्या दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये लेंथ क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये लेंथ क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको। लेंथ ये है, यहाँ पे जो हमने अकाउंट ग्रुप बनाया ना, तो यहाँ पे जो नंबर रेंजेस दिया है ना, ये लेंथ 6 मैंने यहाँ पे दिया है। तो अगर 6 की जगह अगर आपने 1 लाख के जगह पे और एक जीरो बढ़ा दिया, तो वो सिस्टम आपको एरर थ्रो करेगा। तो एक, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट यहाँ पे मैंने दिया है, इसीलिए यहाँ पे मैं 6 डिजिट से ज्यादा मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेंथ को इसको इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम यू कैन गिव 10। ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो हम लोग जनरली 6 ही देते हैं व्हेन यू वर्क ऑन द रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है,
तो ये लेंथ है जो हमने यहाँ पे 6 दिया था, जो लेंथ ऑफ द जीएल अकाउंट नंबर। ये जीएल का अकाउंट नंबर है, मतलब जब भी आप लेजर बनाओगे तो उसका लेंथ कितना होगा वो आपको जब भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट है ना वहां पे आपको असाइन करना होता है। ठीक है, तभी मैं बता देता तो आपको नहीं समझ में आता था, इसीलिए मैंने अभी बताया जब मैंने अकाउंट ग्रुप मैंने बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, जब मैं कंट्रोलिंग में जाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज क्या होती है। तो ये यहाँ पे हो गया, ये सारी चीजें हो गई ना, इसमें कोई डाउट है आपको? हेलो? लास्ट वाले में ही डाउट था बस मेरा। रिटेन रनिंग अकाउंट में, रिटेन हम्म, रनिंग अकाउंट को हमने सिर्फ एक्टिवेट किया हुआ है, क्या डाउट है? मतलब एक्टिव एक्टिवेट कर दिया बस, अब वो कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा हाँ, जब हमारे सारी जैसे ही ट्रांजेक्शन्स हो हमारा जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस, तो हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे। ऑटोमेटिकली बनता होगा एसएपी में हाँ भी, जब हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, और वो डायरेक्ट उसका जो बैलेंस है, हाँ, वो क्लोजिंग जब बैलेंस, जब आप, वो वहाँ का ओपनिंग मतलब हाँ मतलब जब रिजर्व भी एंड आप सरप्लस ईयर में एंड, चला जाएगा। जब ये ईयर एंड एक्टिविटी करते हो, ईयर एंड में क्या होता है, सारे क्लोजिंग होते हैं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है ना। ईयर एंड एक्टिविटी में आप क्या करते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम्म कैरी फॉरवर्ड करते हो, बैलेंस शीट का जो बैलेंस शीट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो नेक्स्ट ईयर का आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाता है ना। तो ये सारे चीजें जो होता हम्म। है ना एसएपी में ऑटोमेटिक होता है, आपको ऐसा मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो जैसे ही एंड यूजर ईयर एंड में जाके जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेगा तो जो भी उसका बैलेंस रहेगा वो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट के रिजर्व से सरप्लस में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, और ये हमें तो ईयर एंड पे वो तब होगा, एक्टिवेट करना होता है या ईयर नहीं वो अभी जब आपको शुरू हो रहा है तो? जब शुरू हो रहा है तभी आपको करना रहता है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन वगैरह सब पोस्टिंग्स होते रहते हैं, राइट। तो वो हम लोग को अभी करना रहता है तो वो। रियल टाइम में भी हम एक्स डाल के उसको एक्टिवेट कर देते हैं? हाँ, रियल टाइम पे ही हम एक्स डाल के एक्टिवेट करेंगे उसको। और वहां पे वो एक और ऑप्शन था ना उसकी साइड में? उसके साइड में अकाउंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं लेजर ठीक। करने करूंगा ना तभी मैं आपको बताऊंगा कि उसका कहाँ पे यूज होता है। लेजर अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया है, हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है अभी। ठीक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टाइप? डॉक्यूमेंट टाइप से मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, हेडर लेवल, ये हमेशा हेडर लेवल पे ही होता है डॉक्यूमेंट टाइप। अब ये हेडर लेवल क्या है, जब मैं एंड यूजर पे आऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज हेडर लेवल एंड व्हाट इज आइटम लेवल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप चार पांच लेके रखे हुए हैं, इसी मैं आपको बता देता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है। जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे है, तो ऐसे का मतलब क्या हो गया, मेरा जनरल लेजर के डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे, उसका डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे रहेगा। ठीक है, कस्टमर अगर इनवॉइस में पोस्ट करना तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा, डीआर होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप क्या क्या होते हैं? हेलो? पोस्टिंग में बताया था ना आपने अकाउंट टाइप। हाँ, क्या क्या होते हैं अकाउंट टाइप में, ये बताओ उसमें फटाफट। अकाउंट नंबर होता हाँ है, नहीं नहीं, अकाउंट अकाउंट डिटेल। टाइप बताओ मेरे को, अकाउंट अकाउंट टाइप मैंने आपको बताया था, क्या कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया कि याद रखना उसको, हमेशा हम लोग आगे भी यूज होने वाले हैं इसका। अच्छा, आप नोट्स कैसे बना रहे हो आप, मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप बुक में लिख रहे हो, मैं कैसे तो कर रहे आपके नोट्स पढ़ती हूँ बस अभी। हो? और कुछ अपना खुद का ऐसा बुक नहीं बना रहे हो, कुछ लिख नहीं रहे हो, पाथ वगैरह नहीं कर रहे हो? लिख बात मुझे याद हो जाते हैं मतलब मैं अगर एक बार देख लेती हूँ और फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ तो मुझे फिर याद हो जाते हैं थोड़े बहुत। और वैसे मैं पाथ तो लिख ही रही हूँ अपनी नोटबुक में। नोटबुक में लिख रहे हो? बट तो हाँ, बाकी का जो भी है डेफिनेशन वगैरह वो तो आप नहीं लिख रहे हो, और बाकी का जो मैंने बताया था वो अकाउंट टाइप क्या होता है कैसे होता है वो आप नोट्स में वैसे डिफाइन कर रहे हो, लिख रहे हो? नहीं? नोट्स में वही लिखा जाएगा ना जो आप मुझे नोट्स दे रहे हो।
तो उसको लिखने का क्या फायदा। एक कैसे बनाया आपने मतलब नोट्स? व्हाट्सअप कर देना मेरे को। तो आप लिख मैंने रहे हो तो ना बुक में? नॉर्मली बनाया है अभी तो। ओके, ठीक है। अभी तो मैं बस पढ़ रही थी क्योंकि वो लिखने में इतना टाइम जा रहा था, तो मैं पढ़ रही अच्छा, हूँ। चलो कोई बात नहीं। क्या होता है कि लिख लोगे ना तो आपको वो मतलब हाँ मैं लिख भी लूंगी, अ, मतलब ध्यान में रह ऐसे जाएगा। थोड़ा मतलब याद। अगर सपोज कभी हाँ। देखना रहेगा तो आप उसको फटक से खोल के देख लोगे आप। क्योंकि हम्म। इसमें भी बहुत सारी चीजें। अभी अकाउंट टाइप बताओ मेरे को, क्या है बताओ। 5 बताए थे मैंने। देखो नहीं याद याद नहीं है। आ रहा, मतलब मैं पढ़ूंगी तो फिर याद आ। ए अच्छा समझ गई, डी, समझ गई। एस। ए हाँ। डी के एट कस्टमर वेंडर ADK MS। एम एस, ठीक है। ये मैंने हम्म। आपको बताया था, ए डी के एम एस। ये अकाउंट टाइप। ए फॉर A4 एसेट, नहीं। डी फॉर एसेट सिर्फ कस्टमर डी फॉर कस्टमर, के फॉर वेंडर एम फॉर एंड एस फॉर एक्सपेंसेस। नहीं है, याद नहीं। ए फॉर एसेट एसेट बोला तो था मटेरियल मैंने। जीएल, ठीक है। ये ए डी के एम एस ये हमारे अकाउंट टाइप है, ठीक है। अब मैं वापस से पूछूंगा तो बता देना। फिर यहाँ पे देखो, एस से जो स्टार्ट हो रहा है मेरा यहाँ पे अकाउंट डॉक्यूमेंट टाइप, वो मेरा क्या होगा, जीएल का डॉक्यूमेंट हो गया। जो भी मेरा डी से स्टार्ट हो रहा है वो मेरे कस्टमर्स से रिलेटेड कोई भी इनवॉइस होंगे, या फिर पेमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट हो रहा है मेरा डी से। डी से जैसे ही स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कस्टमर से ही रिलेटेड है, ठीक है। अकाउंट टाइप अभी देखो यहाँ पे डी आर, डी आर मतलब डी मतलब कस्टमर, आर फॉर और मतलब इनवॉइस, ठीक है। जेड का मतलब कस्टमर, सॉरी डी का मतलब कस्टमर और जेड मतलब मेरा पेमेंट। तो यहाँ पे मेरा कस्टमर पेमेंट हो गया, तो ठीक ये है। आपने R और Z किस हिसाब से लिए हैं। ये एसएपी में है ऑलरेडी बना बना है। मैं अच्छा सिर्फ ठीक आपको है। ऐसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है वे मैं आपको समझा रहा हूँ कि मतलब जो भी ट्रांजेक्शन यूजर पोस्ट करता है तो वो ट्रांजेक्शन कोड एक टी कोड डाल देगा, वो टी कोड से भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये है। लेकिन कभी कभी सपोज आपने कोई पोस्टिंग किया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये कस्टमर इनवॉइस ही है? वो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। आप डॉक्यूमेंट टाइप से पता कर सकते हो कि ये मेरा कस्टमर इनवॉइस है या फिर ये मेरा कस्टमर पेमेंट है, ठीक है। तो अगर कस्टमर पेमेंट है तो मेरा डीजेड अगर डॉक्यूमेंट टाइप आया तो डी मतलब कस्टमर हो गया, जेड मतलब पेमेंट हो गया। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये मैं फॉर एग्जांपल 5 ही लिया हूँ, लेकिन आप अगर एसएपी में आप देखोगे ना तो ऑलरेडी बना है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एसएपी में बना बनाया है। आप देखोगे कम से कम नहीं बोलेगे तो कम से कम 100-200 डॉक्यूमेंट टाइप होंगे। ये सिर्फ फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको 5 दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एसएपी में आपको देखोगे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो, ठीक है। उसके बाद वेंडर, अभी देखो यहाँ पे के मतलब क्या हो गया, वेंडर। आर मतलब मैंने आपको बताया, आर मतलब मेरा इनवॉइस। वैसे ही के मतलब मेरा वेंडर और जेड मतलब मेरा पेमेंट। तो ये मेरा हो गया डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 5 बता दिए हैं। लेकिन अब एसएपी में हम लोग देखते हैं इसको। डॉक्यूमेंट टाइप है, देखो डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर एंट्री व्यू। इसका जो टी कोड है OBA7, ठीक है। इसमें ये सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको।
ठीक है। तो इसका टी कोड है OBA7। तो ये देखो, ये कितने हैं, कुछ 73 डॉक्यूमेंट टाइप हैं, ठीक है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड में बने बनाए हैं, ठीक है। देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट टाइप है, हर एक अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप है, हर एक हर बंदे, चाहे वो MM का बंदा होने दो, चाहे वो SD का होने दो, PP का होने दो, तो जो भी वो ट्रांजेक्शन पोस्ट करता है ना, तो हर एक का एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप है, इतने सारे डॉक्यूमेंट टाइप है, आपको सब याद रखने का जरूरत नहीं है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट टाइप बेसिकली क्या होता है यू शुड नो, ठीक है। ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, और कोई आपको पूछेगा भी नहीं कि मेरे को इसका डॉक्यूमेंट टाइप बताओ, क्योंकि ये ऑलरेडी SAP में बना हुआ है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अगर कोई बंदा ऐसा पूछ भी रहा है, तो आप इंटरव्यू में बोल दो कि देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, ऑल द डॉक्यूमेंट टाइप, इवन टी कोड, इट इज ऑलरेडी देयर इनटू द SAP, ठीक है। तो इतना मेमोराइज करने का जरूरत क्या है। आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट टाइप भी यहाँ पे बना सकते हो, क्लिक ऑन द न्यू एंट्री, और क्लिक। अगर कोई पूछे कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है तो मैं क्या बोल हाँ, तो सकती वो हूँ आपको कि पता रहना चाहिए कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है। ये देखो डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, ये डेफिनेशन है, अभी मैंने आपको बताया ना। ओके, यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन हम्म। एंड यूजर डज द पोस्टिंग। व्हेन यूजर डज द पोस्टिंग, जब वो यूजर पोस्टिंग करता है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन वो पोस्ट कर रहा है। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हो सकते हैं आपके, कुछ भी हो सकते हैं, कस्टमर से, वेंडर से, रिटर्न भी हो सकता है, उसका पेमेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये 2 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होता है, और ये हमेशा हेडर लेवल पे होता है, ठीक है। हम्म, हेडर लेवल तो आप बताओगे ना अभी। आगे बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। ठीक है। इट कंट्रोल्स द नंबर रेंजेस, एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये डेफिनेशन है कि जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है ना, वो क्या करता है, नंबर रेंजेस को कंट्रोल करता है। अब ये नंबर रेंजेस क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट, इसके अगले वाले स्टेप्स में बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है, डॉक्यूमेंट टाइप होगा। अभी नेक्स्ट है हमारा नंबर रेंजेस, ठीक है। नंबर रेंजेस क्या होता है, नंबर रेंजेस दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो नंबर रेंजेस मतलब सिक्वेंशियल नंबर रेंज जनरेट होता है एक, सपोज कोई भी एंड यूजर अगर कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहा है, ठीक है, तो जब वो डॉक्यूमेंट पोस्ट करता है, आप आपने टैली को ही पकड़ लो, आप कोई भी जो जब डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हो, तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। चाहे सपोज आप कोई एक इनवॉइस मार रहे हो, तो इनवॉइस का एक नंबर जनरेट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा इनवॉइस जनरेट हो गया, राइट। ऐसे ही होता है ना टैली में। हम्म। हाँ, तो सेम SAP में भी होता है। SAP में सपोज अगर एंड यूजर कोई कस्टमर का इनवॉइस पोस्ट कर रहा है ना, तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। तो वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आता कहाँ से है, वो हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नंबर रेंजेस। समझा आपको, उसी को हम लोग नंबर रेंजेस बोलते हैं। मतलब हर एक डॉक्यूमेंट टाइप का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक नंबर रेंज देना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग नंबर रेंज। सपोज अगर मेरा ये डॉक्यूमेंट टाइप है ऐसे, ठीक है, इसको मैंने नंबर रेंज दे दिया 1 से लेके 100 तक या फिर 1000 तक, ठीक है। तो सपोज अगर कोई एंड यूजर आके कोई भी एक एक्सपेंस का जब डॉक्यूमेंट पोस्ट करेगा ना, तो पहला जो नंबर जनरेट होगा यूनिक नंबर, वो 1 होगा, फिर दूसरा वापस से पोस्ट किया तो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे सिक्वेंशियली जनरेट होते जाता है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर रेंजेस, ठीक है। नंबर रेंजेस के दो टाइप होते हैं, पहला होता है इंटरनल नंबर रेंजेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल नंबर रेंजेस। व्हाट इज इंटरनल नंबर रेंजेस एंड व्हाट इज एक्सटर्नल नंबर रेंजेस। इंटरनल नंबर रेंजेस का मतलब क्या होता है कि जब आपने नंबर रेंजेस दे दिया, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही कंट्रोल S मारेगा, कंट्रोल सेव करेगा डॉक्यूमेंट को, तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 जनरेट होएगा, फिर वापस से दूसरा जब डॉक्यूमेंट है तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेट होते जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल नंबर रेंजेस होता है ना, जैसे ही एंड यूजर उसको सेव करता है, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता है। जैसे ही वो सेव करेगा, तो उसको पॉपअप देगा, प्लीज गिव द नंबर रेंजेस, ठीक है। तो एक्सटर्नल नंबर रेंजेस वो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि नाम दे दिया अपना, या फिर 1 2 3 दे दिया, ठीक है। मोस्टली वी यूज इंटरनल नंबर रेंजेस, 90 to 95% हम लोग इंटरनल नंबर रेंजेस ही यूज करते हैं।
एक्सटर्नल जो नंबर रेंजेस जो होता है वो ऐसे मतलब अ, वो यूज नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में एक्सटर्नल नंबर रेंजेस यूज होता है, क्योंकि हर नंबर रेंज। हाँ बोलो बोलो। ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। तो इंटरनल नंबर रेंजेस इज बेसिकली सिस्टम्स ऑटोमेटिकली जनरेट द नंबर रेंजेस व्हेन यूजर डज द पोस्टिंग। ठीक है, नंबर रेंजेस क्या होता है ये मैंने आपको समझाया, लेकिन एक्सटर्नल नंबर तो रेंजेस में सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही एंड यूजर जब उसको सेव करेगा तो सिस्टम एक पॉपअप देगा, प्लीज गिव द नंबर रेंजेस। तो वो यूजर को ही देना पड़ेगा नंबर रेंज। तो वो कुछ भी दे सकता है, अपना नाम सचिन लिख देगा, या फिर वो कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक एक्सटर्नल नंबर रेंजेस इट कैन बी एनीथिंग। आपका अल्फा न्यूमेरिक नेम भी हो सकता है या फिर न्यूमेरिक भी हो सकता है, कुछ भी नाम दे देगा वो। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल नंबर रेंजेस। वो कंपलसरी होता है एक्सटर्नल नंबर रेंज नहीं, मतलब? एक्सटर्नल नंबर रेंजेस कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि अब यूजर क्या करेगा यार, यूजर यूजर को थोड़ी वो बैठ के हमेशा नंबर रेंजेस ऐसे बैठेगा। हमारे सिस्टम में एसएपी में ऑलरेडी हमको ये एड ऑन फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यूजर को इतना हैक्टिक क्यों देना, वो ऑलरेडी परेशान रहता है एंट्री एंट्री पोस्ट पोस्ट कर करके। तो वो थोड़ी नंबर जो है उसको इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मोस्टली वी यूज इंटरनल नंबर रेंजेस। ठीक है, तो इंटरनल नंबर रेंजेस में सिक्वेंशियली क्या नंबर होता है, नंबर नंबर रेंजेस, रेंजेस इज लाइक, रेंज दे वही दिया बोल हमने। रहे, मतलब सपोज एक इट्स डॉक्यूमेंट, लाइक अ इनवॉइस नंबर। यस इनवॉइस नंबर। बट इनवॉइस नंबर तो यूनिक हो सकते हैं, मतलब जैसे वेंडर, जैसे हमारे पास आता है तो हर एक वेंडर का अपना इनवॉइस नंबर सीरीज चलता है, राइट तो राइट। उनके इनवॉइस नंबर सीरीज तो अलग होते हैं। हाँ तो हम इनको ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो हम वो इनवॉइस नंबर सीरीज कैसे डालेंगे? जैसे अच्छा एक वेंडर ने तीन वो इनवॉइस दिए, जी तीन इनवॉइस उनके अलग अलग इनवॉइस नंबर डले हुए हैं, एक में डला हुआ है 83, 84, 85। राइट। तो हम इन नंबर रेंजेस तो ये ऑटोमेटिकली ले लेंगे, तो हाँ हम उनको कैसे इनवॉइस नंबर वो कैसे पुट करेंगे? वो हाँ वो एक्सटर्नल में करेंगे? हाँ नहीं नहीं, वो एक्सटर्नल में नहीं करेंगे। वो क्या होता है कि जैसे कि सपोज आपका एक इनवॉइस वेंडर ने भेजा आपको, ठीक है, आपको हम्म। इनवॉइस भेजा तो आप वो इनवॉइस को एसएपी में फीड करोगे। तो जब एसएपी में फीड करोगे तो एसएपी का अपना खुद का इनवॉइस नंबर जनरेट होगा। ठीक है, खुद का एक नंबर जनरेट होगा, लेकिन जो वेंडर ने इनवॉइस दिया है उसका इनवॉइस नंबर तो अलग होगा। तो वो जो वेंडर का इनवॉइस नंबर है ना, उसको हम लोग उठा के रेफरेंस के फील्ड में डाल देंगे। मतलब जो हमारा रेफरेंस का एक मतलब जब भी एंड यूजर ट्रांजेक्शन पोस्ट करता है ना, तो वहां पे एक रेफरेंस फील्ड करके एक होता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करता है, मतलब जनरली मैं बता रहा हूँ कि ऐसा बिजनेस में होता है। मोस्टली कोई रेफरेंस फील्ड में डालता है, कोई हेडर टेक्स्ट में डाल देता है वो इनवॉइस नंबर को। तो वो ट्रैकिंग पर्पस के लिए, जैसे कि मुझे अब वो ट्रैक करना है, अभी वेंडर को थोड़ी पता है कि एसएपी में क्या इनवॉइस जनरेट हुआ है ना। वो क्या करेगा, वो तो अपना ही नंबर रेंज देगा कि भैया मैंने ये आपको इनवॉइस दिया, ये इनवॉइस नंबर है। तो आप ट्रैक कैसे हम्म। करोगे इनवॉइस नंबर से? तो वो रेफरेंस फील्ड मतलब जो रेफरेंस फील्ड होता है ना, वहां पे वो इनवॉइस नंबर आप डाल दोगे। तो एक एक समझा? करके वहां पर भी डालते ही हाँ, एक एक होंगे ना करके वो वहां पे मैन्युअली? डालना होगा, मैनुअली डालना होगा बेसिकली। मैन्युअली डालना होगा, और सिस्टम नंबर रेंज अलग ही वो इन हाँ, एसएपी का अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करेगा, वो एसएपी का होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमर को ही आप कोई इनवॉइस दे रहे हो, कस्टमर इनवॉइस, तो वो एसएपी का इनवॉइस नंबर जनरेट होगा। ठीक है, आप वो इनवॉइस नंबर आप किसको दोगे, कस्टमर को देंगे। कस्टमर लेगा, है ना। अगर कस्टमर लेगा तो वो अपने सिस्टम में फीड करेगा। तो जब वो फीड करेगा तो उसका जो नंबर रेंज है वो तो अलग जनरेट होगा, है ना। लेकिन जो तो हमने हमारे इनवॉइस, कस्टमर्स का तो मतलब वो भी, ये हम कस्टमर्स का अलग थोड़ी इनवॉइस नंबर बनाते होंगे, जो नंबर रेंज है वो ही उनके लिए इनवॉइस नंबर होता होगा ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। जो जो एसएपी में अगर आप कोई भी कस्टमर का इनवॉइस, कस्टमर को हम इनवॉइस देते हैं। कस्टमर ने अगर कोई गुड्स हमसे परचेस किया तो हम उसको इनवॉइस देंगे ना, कस्टमर इनवॉइस थोड़ी देगा हमको। कस्टमर थोड़ी दे रहा है, मैं तो कस्टमर को इनवॉइस देने के लिए ही बात कर रही हूँ हाँ कि तो वो तो यही नंबर होते होंगे ना जो हाँ तो नंबर रेंज के हाँ वो राइट, हमारे हाँ ये सीरीज यही, चल रहे हाँ हैं। यही रहते हैं वही वो। कस्टमर इनवॉइस पे भी आ जाएगा, हमें हाँ मैन्युअली उसको डालने की जरूरत नहीं है, नहीं है, डायरेक्ट लेकिन हम जब कस्टमर को इनवॉइस जब दे हमें देंगे। वेंडर के इनवॉइस आते हैं ना, तो वहां पे तब हम डालने होते मैन्युअली डाल, हैं। हाँ ठीक है।
और ये एक्सटर्नल नंबर रेंज का क्या यूज होता है? मतलब वो हमें इंटरनल का तो वो ऑटोमेटिक होता है, एक्सटर्नल का जब अगर हमने मान लो रेफरेंस नंबर भी डाल दिया, हम्म। इंटरनल वाला ऑटोमेटिक वो रेंज जो चलता है वो भी ले लिया, तो एक्सटर्नल क्यों है? मतलब क्या यूज है इसका? एक्सटर्नल का यूज है, मतलब ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि अगर बिजनेस का रिक्वायरमेंट है कि नहीं हम लोग ही नंबर रेंज देंगे, वैसे ऐसा कोई बिजनेस अभी तक तो नहीं बोला है, बट नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट भी किस टाइप की होती है? मतलब अगर हम मुझे एक्सटर्नल नंबर रेंज बोला गया कि मुझे आप एक्सटर्नल नंबर रेंज डाल के दो, वो तो वो देखो किस कैसा टाइप की होता है कि रिक्वायरमेंट्स होती है? वो किस बेसिस पे डलता है? वो रिक्वायरमेंट अभी तक मैंने तो कभी नहीं एक्सटर्नल नंबर रेंजेस के होते हैं। जैसे कि सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाया जो स्टैंडर्ड में नहीं है, मैंने अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाया जीजी, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाया, तो अगर मैं उसको नाम दे दिया, सपोज मैं कुछ भी एक कस्टमर इनवॉइस ऐसा करके मैंने बनाया, ठीक है, ठीक है, तो अगर सपोज कोई रिक्वायरमेंट है कि अगर सपोज ये कस्टमर इनवॉइस अगर मैं जीजी डॉक्यूमेंट टाइप से अगर मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसका जो नंबर रेंज है वो मैं एक्सटर्नली मैं अपने खुद से दूं, कुछ भी दे सकता हूँ मैं अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर रिक्वायरमेंट होगा बिजनेस का कि जहां से उन लोग खुद नंबर रेंजेस देना चाहते हैं एक्सटर्नली, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे कि आप खुद का एक एक जैसे यूनिक, पीओ नंबर होता है, नहीं होता नहीं होगा ना? पीओ नंबर नहीं है, पीओ नंबर का तो अलग से फिर वो डॉक्यूमेंट टाइप तो होता है। पीओ नंबर का ऑटोमेटिक जनरेट होता है, वो पीओ नंबर का नंबर रेंजेस एमएम वाले बनाते हैं, एफआई वाले नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम लोग हम्म। सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नंबर रेंजेस बनाएंगे। पीओ तो एमएम में आता है ना, फाइनेंस वाले थोड़ी पीओ करते हैं। पीओ बनने के नहीं, बाद जो हम तो इनवॉइस करते थे। बनता है, हाँ, जैसे कोई नहीं नहीं, वेंडर ने मतलब एंड हमें यूजर का नहीं बोल कोटेशन रहा दिया हूँ, कि हाँ हमें कोटेशन, उसको कोटेशन दिया तो फिर उसके बाद परचेस ऑर्डर बनता उसको है, हम उसके बाद पीओ बना आरएफक्यू के रहता देते है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, आरएफक्यू बनता है ना पहले, आरएफक्यू बनता है, फिर कोटेशन बनता है, फिर परचेस ऑर्डर बनता है, तो ये जो हमारे सेटिंग पास होता तो है ना, डायरेक्ट अच्छा आपके पास डायरेक्टली वहाँ पे कंपनी में पीओ बनता था, ओके, हाँ कभी भी कंपनी डायरेक्टली। डायरेक्ट जो वेंडर्स होते हैं ना, वो अपना कोटेशन भेजते हैं और फिर हम उनको पीओ बना के देते थे। फिर वो लोग इनवॉइस भेजते थे, फिर हम पेमेंट करते थे। ऐसा। हाँ जो कोटेशंस मतलब हमें वेंडर से कुछ मटेरियल परचेस करना है, हाँ। तो वेंडर तो, लोग अपना 10 वेंडर लोग हम लोग कोटेशन भेजते थे, जो भी कोटेशन हमें पसंद आया तो उसका परचेस ऑर्डर बना के फिर आपका इनवॉइस जीआर बनता था, फिर आईआर बनता होगा, फिर पेमेंट बनता होगा, करते होंगे राइट, ऐसे होगा ना। तो मतलब एक्सटर्नल नंबर रेंज वैसे तो यूज नहीं होता, बट मैं वही नहीं समझ पाई कि अगर कोई बोले तो उसका पर्पस क्या होता है कि हम डाल के देते हैं? मतलब पर्पस अगर हम यही, दो नंबर ऑलरेडी डाल रहे हैं, रेफरेंस में भी डाल रहे हैं और वहां पे भी डाल रहे हैं इंटरनली, मान लो कस्टमर है, कस्टमर में ही डलता होगा एक्सटर्नल नंबर, तो वैसे भी वेंडर में तो डलेगा भी नहीं। नहीं कस्टमर हर एक डॉक्यूमेंट टाइप का नंबर रेंजेस बनाना पड़ता है, हर एक डॉक्यूमेंट टाइप को बनाना पड़ेगा नंबर रेंजेस। ने नंबर रेंजेस तो बननी, वो तो ऑटोमेटिक है ना, वो तो बन ही ऑटोमेटिक जाएगा। नहीं, हम अगर बनाएंगे, अभी मैं कि बनाऊंगा। 1000 से लेके 2000 तक वो हम्म, जैसे बनाते हैं। ये फॉर तो एग्जांपल हो गया, ऐसे दे हाँ, देंगे। वो मैं समझ गई, मैं समझ गई वो नंबर रेंजेस, वो पता है ऑटोमेटिकली। जैसे हमारा एक सॉफ्टवेयर था जोहो, तो उसमें हमने एक बार वो डाल देते थे, मतलब इनवॉइस नंबर, तो वो ऑटो जनरेट होता था। तो ऑटो जनरेट में वो आगे, जैसे अगर हमने एक नंबर बनाया तो वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर में दो नंबर ले लेता था। हम्म, तो ऐसे। तो एक्सटर्नल नंबर रेंजेस मतलब अगर यूज करे तो किस पर्पस के लिए होगा, ये पता है? मतलब कि क्या पर्पस ये होता है अगर वही हम। तो अभी मैंने बताया कि अगर बिजनेस का कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पोस्ट करने हैं बिजनेस को जो वो खुद से अपना मतलब देना चाहते हैं, नाम एक्सटर्नल नंबर रेंजेस, चाहे वो नाम भी दे सकते हैं हम लोग, सचिन ऐसे नाम दे दूंगा या फिर कुछ भी नाम दे दूंगा,
ठीक है, जैसे ही पूछेगा वो नाम वहाँ पे ABCD कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा अगर पर्पस हुआ, कुछ भी पर्पस हो सकता है ना बिजनेस का रिक्वायरमेंट। अभी तक तो ओके, मैंने कोई पर्पस नहीं देखा है ऐसा, लेकिन तो हमारे पास। इंटरनल भी डलेगा उसमें और एक्सटर्नल भी डलेगा? इंटरनल तो डलेगा ही क्योंकि वो ऑटो जनरेट हो रहा है, और हाँ एक्सटर्नल का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हमें करना है या नहीं। हाँ, करना है कि नहीं करना है। चलो तो वो ठीक है, हम लोग आगे समझ वैसे। गए, छोड़ो कोई। ठीक है। तो ये था नंबर रेंजेस। अभी हम एक हर एक डॉक्यूमेंट का नंबर रेंजेस बनाएंगे यहाँ पे एसएपी में, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल ठीक ऐसे है। डॉक्यूमेंट का हम लोग नंबर रेंजेस बनाते हैं 1 से लेके 1000, ऐसे बना देता हूँ मैं। तो यहीं पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। यही टी कोड है, टी कोड सेम है नंबर रेंजेस बनाने का। या फिर दूसरे टी कोड भी है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नंबर डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, ठीक है। और ये है आपका FBN1, यहाँ से भी आप नंबर रेंजेस बना सकते हो, और यहाँ से भी आप नंबर रेंजेस बना सकते हो, कहीं से भी नंबर रेंजेस बना सकते हो, ठीक है। जो इजी वे है वो OBA7 से ही बनाना, क्योंकि ये सबसे इजी है। ये थोड़ा आपको डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे दिखता नहीं है, तो मोस्टली यहाँ हम्म से नंबर रेंजेस नहीं बनाते हैं। ये यहाँ से बनाओगे तो आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे नंबर रेंज बनाया है, इसी यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, एग्जीक्यूट करो। फिर उसके बाद सपोज मुझे ऐसे का नंबर रेंजेस बनाना, तो यहाँ पे ऐसे इसी के ऊपर क्या करोगे आप, डबल क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप है, और हर एक डॉक्यूमेंट टाइप का एक यूनिक नंबर रेंज होता है यहाँ पे 01, ठीक है। और रिवर्सल डॉक्यूमेंट मतलब अगर सपोज ऐसे डॉक्यूमेंट को आप कोई रिवर्स कर रहे हो, डिलीट तो एसएपी में कुछ होता नहीं है, मैंने आपको बताया। एक बार डॉक्यूमेंट बन गया तो बन गया, उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको रिवर्स करूंगा तो एक रिवर्सल डॉक्यूमेंट जनरेट होएगा, ठीक है। उसका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो AB है, ठीक है। तो जो ऐसे डॉक्यूमेंट को आप रिवर्स करोगे तो उसका, जय हो बे, नहीं जय हो। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को जब भी आप रिवर्स करोगे तो उसका रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा, AB होगा, ठीक है। तो ये रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप है। एथोराइजेशन ग्रुप है, ये बेसिकली सिक्योरिटी टीम करती है। एथोराइजेशन ग्रुप या फिर बेसिस वाले या फिर सिक्योरिटी की एक टीम होती है उनकी, मतलब वो ग्रुप दे देते हैं कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए सिर्फ यही बंदा इसको एथोराइज होगा, ठीक है। तो उसको एथोराइजेशन ग्रुप बोलते हैं हम लोग। अलाउड फॉर द अकाउंट टाइप तो मैंने आपको बताया है क्या होता है, ठीक है। एसेट कस्टमर, ये किस किस के लिए आप अलाउड कर सकते हो, तब वो उसके लिए भी वो पोस्टिंग होगा। मतलब जो एक्सपेंस है ना, GL का जो जो भी जनरल लेजर से डॉक्यूमेंट है वो मैं एसेट के लिए भी अलाउ कर दिया, कस्टमर वेंडर मटेरियल GL सब के लिए अलाउड कर दिया। तो वो इसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, पोस्टिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने नेगेटिव पोस्टिंग परमिटेड, अगर नेगेटिव में भी कोई पोस्टिंग कर रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ से अलाउ करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक टैब है नंबर रेंज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो नंबर रेंज है 01, इसके अगेंस्ट आपको नंबर रेंज बनाना पड़ेगा। तो पहले क्लिक ऑन नंबर रेंज इंफॉर्मेशन, यहाँ पे गिव योर कंपनी कोड TAT6, ठीक है। और उसके बाद ये है डिस्प्ले इंटरवल, चेंज इंटरवल, और ये आपका स्टेटस, मतलब जो भी आपने नंबर रेंजेस दिया है वो कितना यूज हो गया है, वो आप स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है चेंज इंटरवल पे। जैसे चेंज इंटरवल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप दे दो क्लिक ऑन इंसर्ट लाइन, यहाँ पे लाइन इंसर्ट करना है, और यहाँ पे दे दो 01। कौन से ईयर के लिए आप नंबर 01, मतलब समझ में आया, मैंने बोला हर एक डॉक्यूमेंट टाइप का एक यूनिक नंबर था वहाँ पे 01, तो यहाँ पे आपको 01 देना है। कंपनी यहाँ पे, सॉरी कंपनी, यहाँ पे ईयर देना है आपको 2021, और ये फ्रॉम टू नंबर रेंज आपको देना है, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे दे दिया 1 से लेके 1000, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप हम्म क्या करोगे, जो भी ये ऐसे डॉक्यूमेंट है वो आप सिर्फ 1000 डॉक्यूमेंट ही पोस्ट कर पाओगे पूरे साल भर में, समझा आपको। मतलब आपको सपोज हम्म ये 1000 डॉक्यूमेंट से इंक्रीज हो गया तो अगर सपोज कस्टमर एंड यूजर ने 1000 डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिए पूरे साल भर में, और उससे ज्यादा पोस्टिंग हो रहा है, तो फिर आपको वापस से आके नंबर रेंजेस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे 1001 से लेके 2000 तक, ठीक है। तो यू कैन इंक्रीज, आप इंक्रीज कर सकते हो डॉग नंबर रेंजेस,
ये फॉर एग्जांपल है। अगर ऐसी कंपनी में कैसे होता है कि एक से लेके यहाँ पे ले लिया मैंने, सपोज एक 9999999 ऐसे दे दिया, ठीक है। फिर वापस से 200000 से लेके नेक्स्ट नंबर रेंज बनाएंगे हम लोग, और फिर उसके बाद 2999999, ठीक है। मतलब अनलिमिटेड हो गया ये तो, ऐसे ऐसे बनता है, हम्म। ठीक है। ये मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल में 1000 दिया है, ठीक है। ये जो होता है एनआरआई स्टेटस, मतलब 1000, एक से लेके 1000 तक है, और आपने इसमें से कितना यूज कर लिया है वो, अभी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं किया हुआ है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे 0 दिखेगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, ये चेक बॉक्स है एक्सटर्नल असाइनमेंट। मैंने आपको बताया जैसे अगर मैंने ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्सटर्नल नंबर रेंजेस हो जाएगा। मतलब जब भी एंड यूजर एंट्री पोस्ट करेगा तो उसको पॉपअप देगा कि नंबर रेंज दो करके, ठीक है। तो फिर और हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पॉपअप नहीं देगा। हाँ, तो अगर हमने ये सिलेक्ट नहीं किया तो ये मेरा जो नंबर रेंजेस है वो मेरा इंटरनल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको सेव। तो इंटरनली तो वैसे भी होगा, और अगर हम एक्सटर्नल पे क्लिक करते हैं तो वो इंटरनल तो देगा ही, और एक्सटर्नल के लिए पॉपअप भी देगा हमेशा। नहीं, अगर यहाँ पे आपने ये चेकबॉक्स नहीं सिलेक्ट किया है तो, अगर आपने ये चेकबॉक्स सिलेक्ट कर लिया है तो सिस्टम नंबर रेंज जनरेट ही नहीं करेगा, ऑटोमेटिक जनरेट ही नहीं करेगा। वो आपको वो पॉपअप देगा कि नंबर रेंज दो, तो आपको फिर नंबर रेंज देना पड़ेगा। आप कोई भी नंबर रेंज दे सकते हो। और अगर मुझे सिर्फ एक को एक्सटर्नल में लेके जाना है तो वो अलग ऑप्शन आता है वहाँ। मतलब मतलब इसी को मतलब आपको एक एक्सटर्नल से भी करना है यहाँ पे, ऐसा बोल रहे हो? हम्म, जैसे एक से लेके 1000 तक है, उसके बीच में मुझे 83 और 84 नंबर में एक्सटर्नल नंबर की भी जरूरत है, मुझे डालना है। तो फिर मैं क्या करूंगी? मतलब मैं समझा नहीं अभी। एक से लेके 1000 तक दे दिया, तो आपको 1000 तक दे 83 से दिया, लेके एक्सटर्नल एक्सटर्नल नंबर नहीं रेंज है। किया हमने, ये इंटरनल नंबर बन ये गए। इंटरनल है अब तो इंटरनल बन गए। 83 84 में मुझे एक्सटर्नल नंबर भी देना है इंटरनल के अब साथ, वो तो क्या एक्सटर्नल कैसे करेंगे? करना है आपको, मतलब आपको मैनुअली देना है वहां पे? कोई भी हाँ, डॉक्यूमेंट मैन्युअली पोस्ट देना। करना है तो आपको मैनुअली देना है। एक्सटर्नल नंबर तो मैन्युअली देते हैं ना वैसे भी। तो अगर मुझे किसी एक डॉक्यूमेंट पे एक्सटर्नल नंबर भी देना है। आप उसमें से उसको ईदर यू कैन क्रिएट इंटरनल और यू कैन क्रिएट एक्सटर्नल। आप एक ही डॉक्यूमेंट नंबर रेंज को दोनों नहीं कर सकते हो, फिर सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको इंटरनल लेना है कि एक्सटर्नल लेना है। समझा आपको? मतलब ये और 01 है। अगर इन 1000 में से मुझे मुझे रिक्वायरमेंट आई, 1000 अभी पोस्ट नहीं हुए, और मुझे रिक्वायरमेंट आई कि एक कस्टमर का एक या किसी का भी एक डॉक्यूमेंट, एक इनवॉइस है जिसको मुझे एक्सटर्नल नंबर मैन्युअली देना है, तो मैं हम्म क्या कर सकती हूँ उसके लिए? तो एक इनवॉइस है ना, तो वो इनवॉइस का अलग से डॉक्यूमेंट टाइप बनाना पड़ेगा, और उसका एक्सटर्नल नंबर रेंजेस अलग से बनाने पड़ेंगे। तो कोई भी जब डॉक्यूमेंट वो कस्टमर एंड यूजर पोस्ट करेगा तो वही डॉक्यूमेंट टाइप उसको लेना पड़ेगा, और फिर वो पोस्ट करेगा तब जाके एक्सटर्नल नंबर रेंजेस उसको। डॉक्यूमेंट टाइप कैसे बना सकते हैं हम तो अगर बोला तो वो बताया, न्यू कस्टमर का एंट्री पे। इनवॉइस ही? न्यू अरे एंट्री पे मैं क्लिक वो करके। प्रोसेस नहीं बोल रही आपको, मैं बोल रही हूँ मुझे हम्म कस्टमर के इनवॉइस पे ही देना है एक्सटर्नल नंबर, तो मैं दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप कैसे बना सकती हूँ? एक अगर कस्टमर इनवॉइस का एक तो बना ही हुआ है ना ऑलरेडी डॉक्यूमेंट टाइप, तो मैं सेकंड भी दे सकती हूँ उसी नहीं, डिस्क्रिप्शन के लिए। आप एक डॉक्यूमेंट तो टाइप पे सिर्फ आप एक ही नंबर रेंजेस दे सकते हो, इधर इंटरनल और एक्सटर्नल। समझा? आप एक ही डॉक्यूमेंट टाइप को दो चीज नहीं कर सकते हो, दोनों देना है, इंटरनल एक्सटर्नल तो नहीं हो सकता है। अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को, जैसे कि कस्टमर इनवॉइस है, उसको अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे एक्सटर्नल देना है, ठीक है, इंटरनल नहीं देना है, तो आप एक्सटर्नल बना दो, सिंपल यहाँ पे। लेकिन एक ही नंबर रेंज में, जैसे कि मैंने एक से लेके 1000 दे दिया, लेकिन आप कह रहे हो कि 1000 में से मुझे एक से लेके 100 तक इंटरनल चाहिए और एक से
और 100 के बाद जितने भी हो गए वो एक्सटर्नल चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ, जैसे बीच में रिक्वायरमेंट आ गई, मान लो, तो नहीं बीच नहीं, में ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट आई कि होगा कस्टमर रिक्वायरमेंट। इनवॉइस पे हमें एक मतलब चार ऐसे इनवॉइसेस है जिसपे हमें एक्सटर्नल नंबर चाहिए, तो सुनो इंटरनल सुनो नंबर नहीं सुनो, चाहिए। हाँ तो रुको एक मिनट। तो आप क्या करोगे, एक से लेके, मतलब आप कह रहे हो कि एक से लेके 100 तक जो है वो मुझे इंटरनल चाहिए, और 101 से लेके 200 तक जो है वो एक्सटर्नल चाहिए। तो यहाँ पे आप दो लाइन बना दो, ठीक है, 01 के लिए बना ही दिया है आपने। ठीक है, वापस से 01 डालो, 2021 डालो, और 101 से लेके 200 डालो, और यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट कर लो। तो जब भी कस्टमर जब इनवॉइस पोस्ट करेगा तो पहले उसको एक एक से जनरेट हो जाएगा, 100 तक जनरेट होंगे पूरे। फिर 100 के बाद जब भी 100 क्रॉस हो गया इनवॉइस तो 101 पे आ जाएगा, तो कस्टमर को वो पूछेगा कि आप नंबर है, तो ऐसे कर सकते हो। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कभी नहीं आती ना कि ऐसे नहीं जैसे आता यार, हम ये एक से क्या। 100 तक बना रहे हैं, तो जैसे हमें 80, अभी तक मेरे सिर्फ 50 ही इनवॉइस जनरेट हुआ है कस्टमर के। अब 50 के बाद उन्होंने बोला कि मुझे कोई कस्टमर या किसी किसी भी चीज से रिक्वायरमेंट आई कि दो इनवॉइसेस पे हमें एक्सटर्नल नंबर चाहिए, हम्म। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता है कभी, मतलब नहीं कि दो इनवॉइसेस पे चाहिए नहीं और उसके बाद एक्सटर्नल बना दो, इंटरनल? नहीं। बीच में तो ये हो ही नहीं सकता ना। अगर ऐसा कुछ है तो आप एक नया डॉक्यूमेंट टाइप बना के, और उनको जो इनवॉइस चाहिए, जैसे कि उनको चाहिए 1000 और 1001, ये दो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए मैनुअली, मतलब बीच में आके ऐसा हाँ। करना चाहिए। तो फिर आप उनको ये सजेशन दे सकते हो कि हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट टाइप बनाएंगे, वो डॉक्यूमेंट टाइप का नाम ZZ दे देंगे। ठीक है, और वो सेम एज आपका GL के जैसा ही होगा, इसका ही कॉपी एज होगा, मतलब इसी का कॉपी करके, मतलब समझा आपको, ये ऐसे डॉक्यूमेंट का ही हम लोग कॉपी एज कर लेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कॉपी एज, तो इसी का हम लोग कॉपी एज करके, यहाँ पे जैसे ही कॉपी एज पे क्लिक करोगे तो नया एक डॉक्यूमेंट टाइप देना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है आप ZZ दे दो उसको, ZZ, या फिर कोई भी दे दो, है ना, ZD दे दो, ZA दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, लेकिन Z Z से कुछ ही भी दे चालू होएगा। सकते हैं अगर इसमें बना ही नहीं हुआ तो? नहीं बना, वही कह रहा हूँ ना, हम लोग खुद का बना सकते हैं, यहाँ पे न्यू एंट्री दिया है ना यहाँ पे। अच्छा ठीक। हम लोग खुद का डॉक्यूमेंट टाइप भी बना सकते हैं, और उसका नंबर रेंजेस फिर आप एक्सटर्नल दे दो उसको। और जब नंबर रेंजेस दोगे तो उसको नंबर रेंजेस आप एक्सटर्नल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम पूछेगा, तो जो भी आपको डालना है आप डालो। ओके, आई कैन अंडरस्टूड, समझ। ठीक है, आज इतना बस करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं बाकी का जो डॉक्यूमेंट टाइप है उनके नंबर रेंजेस बनाएंगे। अभी ऐसे के लिए बनाया, हमने। DR DZ अच्छा। ये सब के लिए बनाएंगे। ठीक है, आपको ये जो मैंने कंपनी कोड बनाया है वो कंपनी कोड आपको दिखता है? TAT6 करके यहाँ पे आपके मैं सिस्टम तो में लॉगिन अपना ही करते हो तो। बनाती हूँ। कितना कंपनी कोड बनाया है? मैंने तो एक ही बनाया ना अपना। ठीक है, टाइम होगा तो बना लेना और भी। और क्यों बनाने हैं, याद थोड़ी रहेंगे, मतलब एक ही कंपनी कोड पे तो काम प्रैक्टिस करेंगे ना आपका हम। ज़्यादा हो जाएगा ना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें कुछ दिखता ही नहीं, इतने सारे हो जाते हैं वो, कितनी बार तो वो ब्लॉक कर देते हैं। क्या ब्लॉक? अच्छा वो यही है, इसमें ये लफड़ा है, इतने सारे यूजर हुए हैं डिलीट भी कर देते हैं कभी कभी तो। मेरा कंपनी कोड ही उड़ा हाँ। दिया सपोज किसी ने। एक बार ऐसी ट्रेनिंग दे रहा था, और एक बंदी ने मेरा कंपनी कोड ही उड़ा दिया। तो वापस से पूरा बनाना पड़ा मेरे को। हाँ, वो कंपनी कोड कैसे उड़ा सकती है, उसमें सारी एंट्रियां ऐसे एकदम से थोड़ी उड़ सकता है। मतलब एंट्री जब तक नहीं है तो उड़ा देंगे हम लोग, जब तक आपने कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं किया है हुआ है, आप पूरा स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है, फिजिकल ईयर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, तो हाँ। सिस्टम डिलीट कर देगा, डिलीट अलाउ कर देगा डिलीट करने के लिए। एक बार तो मैंने इतने सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट किए थे और सब कि पता नहीं किसने यार रिवर्स मार दिया। वो यार बंदे, 4-5 बंदे जब एक ही सिस्टम पे काम करते रहते हैं ना तो वो हो जाता है। चलो कोई बात और नहीं, इससे इसमें तो तो हमें और भी 50। सीखने मिलता है। उसमें हमें और सीखने मिला, चलो एक डिलीट कर दिया तो अच्छी बात है, वापस से स्क्रैच से बनाएंगे।
और भी चीजें सीखने मिल जाएगी, टाइम जाएगा वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा तो कि आप जो फिलहाल कुछ प्रैक्टिस कर रहे ज्यादा हो, नहीं आ रहा है ना प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में मतलब अभी वही ज्यादा है नहीं आ एक रहा है, दो धीरे चीज। धीरे हम लोग अभी एक दो चीज, क्योंकि क्या हो रहा है कि आधा एक घंटे, 1 घंटे ही लेक्चर हम ले रहे हैं, 1 घंटे ही है, तो थोड़ा थोड़े चले जाते हैं। 2 घंटे एटलीस्ट रहते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा हैवी हो जाता है ऐसा स्टूडेंट लोगों के लिए। अभी एक दो है तो आपको इजी पड़ रहा है, नहीं तो 2 घंटे में लेक्चर लेता हूँ तो स्टूडेंट वहीं पे स्टॉप कर देते हैं कि सर नहीं रुक जाइए, ओवर वेटेज हो जाता है ना। अभी बहुत सारी चीजें हैं आगे आगे, तो मैं ये कह रहा था कि आप बहुत सारे कंपनी कोड बना लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको प्रैक्टिस करने का उतना टाइम मिल जाएगा कि सपोज ये कंपनी का मैंने पूरा कर दिया, फिर दूसरी कंपनी कोड बनाया उसका भी पूरा कर दिया। ठीक है, मैं बना लेती हूँ। हम्म। सॉरी। मल्टीपल करो प्रैक्टिस में।